ब्लू लॉक के दूसरे एपिसोड की शुरुआत जापान फुटबॉल यूनियन से होती है, जहां वो जापान के 2018 वर्ल्ड कप की हार डिस्कस कर रहे होते हैं। तेरी आनरी नाम की वुमेन बोलती है उनका देश बिना ईगो जिनपाची की मदद से वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत सकता। बुआत्सुता हिरोतोशी नाम का आदमी कहता है अगर ये ब्लू लॉक नाम का प्रोजेक्ट फेल हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। वहीं दूसरी ओर फैसिलिटी में ryusuke इसागी से पूछता है, इसागी तूने मुझे क्यों एलिमिनेट किया, हम तो दोस्त थे ना। इसागी अपनी हरकत को सही साबित करने के लिए कहता है मैं तो सिर्फ कंपटीशन में बने रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ryusuke गुस्से में इसागी पर चिल्लाने ही वाला होता है, तभी जिनपाची स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये ryusuke से कहता है तुम अब इस कंपटीशन से बाहर हो चुके हो, अब तेरा करियर यहीं पर ख़त्म। ryusuke जिनपाची से बहस करने लगता है और कहता है जो गेम अभी हमने खेला इसका तो फुटबॉल से कोई लेना देना ही नहीं है। जिनपाची बोलता है कि इस गेम को एक रियल फुटबॉल मैच की तरह डिज़ाइन किया गया है। जिस एरिया में तुमने अभी खेला है वो एक पेनल्टी एरिया के बराबर है। ये गेम तुम्हारी स्पेशल अवेयरनेस को टेस्ट करने के लिए था और तुम्हें लिमिटेड टाइम दिया गया जिससे तुम्हारा दिमाग फास्ट रिएक्ट करे। जिनपाची ryusuke को एक्सप्लेन करता है कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट को गलत साबित करने के चक्कर में तू भूल गया कि तेरा करियर यहाँ दांव पर लगा है। बचे हुए 2-3 सेकंड में किसी को हिट करने की बजाय तू शॉक में खड़ा रहा और टाइम ख़त्म हो गया। अब ryusuke के पास कहने को और कुछ नहीं था, वो रूम से बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते वो इसागी को बड़े गुस्से से देखते हुए जाता है। कुछ देर बाद इसागी सोचता है मैंने अपने ईगोइज्म को अपने ऊपर हावी होने दिया और अभी अपने एक दोस्त को खो दिया। ये सोचते हुए वो बचीरा के पास जाता है और पूछता है तुमने सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करके पास क्यों दिया। अगर मैं बॉल लेकर ryusuke पर नहीं मारता तो तुम बाहर हो सकते थे। बचीरा इसागी को बताता है मैं जानता था कि तुम ज़रूर बॉल लोगे क्योंकि मैंने उस टाइम तुम्हारी आंखों में वो जीत की आग देखी थी। जिनपाची अभी भी सब सुन रहा होता है और समझाता है ये टेस्ट डिज़ाइन किया गया था ताकि तुम सब भी वो एक्साइटमेंट फील कर सको जो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स फील करते हैं जब वो अपने अपोनेंट से जीत जाते हैं। ये टेस्ट तुम्हें जीत के लिए पुश करने के लिए था। जिनपाची बचे हुए 11 प्लेयर्स को कंग्रेचुलेट करता है और बताता है तुम अब से टीम जेट के नाम से जाने जाओगे। फिर कुछ देर बाद टीम जेट के सभी प्लेयर्स को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ वो अभी फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे। इसागी और गुरीमू ट्रेडमिल पर भाग रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं उनके साथ एक और लड़का जिसका नाम जिंगो है, वो भी ट्रेडमिल पर भाग रहा है और वो लड़का उन दोनों से तेज़ भाग रहा है। यह देखकर वो लड़का इसागी और गुरीमू का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि इतनी स्लो स्पीड से भागते हुए तुम दोनों कभी नंबर 1 पर नहीं आ पाओगे। रनिंग ख़त्म करने के बाद इसागी को एक क्यून नाम का लड़का पानी की बोतल देता है। अब अगला टेस्ट है कि कौन कितनी हाई जंप करेगा। इसागी और क्यून इसमें पार्टनर है। इसागी क्यून को देखकर शॉक हो जाता है और वो सोचता है क्यून इतनी हाई जंप कैसे कर सकता है। इसागी को खुद की स्किल्स पर शर्म आ जाती है और वो लो फील करने लग जाता है। जब सारे टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो सभी लड़कों को कैफेटेरिया में भेजा जाता है। सभी टीम जेट के मेंबर्स को एक कटोरा राइस और मीसो सूप दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सारे एथलीट अपने रूम्स में आके सो जाते हैं। इसागी को नींद नहीं आ रही होती है। वो सोचने लगता है मेरी लगभग सबसे लोएस्ट रैंकिंग है, अगर मुझे ये एक्सपेरिमेंट सरवाइव करना है तो मुझे यहाँ बाकी सबसे ज़्यादा ट्रेन करना होगा। इसागी बाहर आता है जहाँ उसकी मुलाकात बचीरा से होती है जो उसके साथ ट्रेन करना चाहता है। दोनों ट्रेनिंग फील्ड्स की तरफ जाते हैं। यहाँ इसागी बचीरा से दोबारा पूछता है तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि मैं ryusuke को एलिमिनेट करूँगा। बचीरा इसागी को बताता है कि जब भी मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ मुझसे एक मॉन्स्टर बात करता है और मुझे बताता है कि मुझे कैसे खेलना चाहिए। आगे बात करते हुए बचीरा बोलता है मैं जानता हूँ मेरे जैसे ही तेरे अंदर भी वो मॉन्स्टर है। इसागी अपने टीममेट की बात से कंफ्यूज रहता है लेकिन वो एक्साइटेड भी रहता है। अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाते हुए बचीरा से बॉल छीनने के लिए भागता है।
जब तक वो दोनों अपनी असली ट्रेनिंग शुरू करते उससे पहले ही उन्हें उनके रूम्स में वापस बुला लिया जाता है, जहां उन्हें उनकी नई रैंकिंग्स पता चल सके। इसागी और बचीरा टीम जेट के रूम में आ जाते हैं। गुरिमू उनसे मिलता है और खुशी से पागल होते हुए उन्हें बताता है कि हमारी रैंकिंग चेंज हो चुकी है और मेरा नंबर अब 300 से बदलकर 275 हो चुका है। इसागी अपना नया नंबर 274 देखता है। उसी टाइम जिनपाची स्क्रीन में दोबारा आ जाता है और उन्हें बताता है 25 टीम्स में से हर एक प्लेयर एलिमिनेट हुआ है। गुरिमू को फिर पता चल जाता है कि वो अभी भी लास्ट ही है। जिनको उन्हें दिए गए खाने और ट्रेनिंग फैसिलिटी की कंडीशन के बारे में शिकायत करता है। जिनपाची उसे समझाता है तुम्हारे इक्विपमेंट और तुम्हारा खाना खराब है क्योंकि तुम्हारी रैंकिंग लो है। इस ब्लू लॉक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्लेयर को 25 टीम्स में बांटा गया है और सभी टीम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और टीम बी जिसके पास अभी सबसे बेस्ट प्लेयर है उनको सबसे बेस्ट खाना और सबसे बेस्ट इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आगे जिनपाची कहता है अगर तुम्हें अच्छी सुविधाएं चाहिए तो तुम्हें बेहतर होना होगा। एपिसोड आगे बढ़ता है जहां ब्लू लॉक फैसिलिटी से कहीं दूर इतोसी नाम का एक लड़का एक जापानी रिपोर्टर को अपने रियल मैड्रिड मिडफील्डर करियर के बारे में इंटरव्यू दे रहा होता है। रिपोर्टर पूछता है कि क्या तुम जापान नेशनल टीम में ज्वाइन होना चाहते हो। इतोसी थोड़ा अकड़ में बोलता है मैं जापान जैसी वीक टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मुझे इंटरनेशनल में अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। बिना कुछ बोले इतोसी इंटरव्यू वाले कमरे से बाहर आ जाता है और उसका मैनेजर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। जब वो एक रूम के पास से गुजरते हैं तब वो देखता है कि ब्लू लॉक के बारे में जेएसयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एपिसोड की शुरुआत में हमें जो बोर्ड मेंबर दिखे थे आंड्री और हिरोतासी, वो मीडिया को अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे थे। सभी रिपोर्टर इन्हें डांट रहे होते हैं कि ये क्या बकवास एक्सपेरिमेंट है, तुम्हें यही बकवास चीज़ ही मिली करने के लिए। सिर्फ एक स्ट्राइकर की खोज में तुम बाकी इतने सारे एथलीट का करियर कैसे ख़राब कर सकते हो। आंड्री गुस्सा हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से बोलती है तुम्हारी इसी सोच और इन्हीं हरकतों की वजह से जापान कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। आंड्री बताती है कि जापान एक अच्छी टीम है, बस कमी है तो सिर्फ एक सच्चे हीरो की जो पूरी टीम और देश को मोटिवेशन दे सके। वापस ब्लू लॉक फैसिलिटी में जिनपाची सभी प्लेयर्स को बताता है तुम सभी अपनी इसी टीम को लेकर एक टूर्नामेंट खेलोगे और देखते हैं कौन सी टीम ग्रो कर रही है। इसागी पूछता है हर टीम में 11 स्ट्राइकर कैसे हो सकते हैं, ना कोई मिडफील्डर, ना कोई डिफेंडर, ना कोई गोलकीपर, ऐसे कैसे एक टीम काम करेगी। जिनपाची एक्सप्लेन करते हुए बताता है जब फुटबॉल की शुरुआत हुई थी तब हर एक प्लेयर स्ट्राइकर हुआ करता था और ये टूर्नामेंट जीतने के लिए तुम्हें फुटबॉल की शुरुआत में दोबारा जाना होगा और जितना भी तुम्हें अभी तक किसी ने फुटबॉल के बारे में सिखाया है उसे भुला देना होगा। ब्लू लॉक का एपिसोड 2 ख़त्म होता है जहां हमें लास्ट में दिखाया जाता है इतोसी अपने मैनेजर को अपनी स्पेन की फ़ाइट कैंसिल करने को बोलता है क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहता है कि ब्लू लॉक एक्सपेरिमेंट कौन जीता।